आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर सांसद राशिद इंजीनियर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। राशिद को संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए मिली 2 दिन की पैरोल। राशिद ने दिल्ली हाईकोर्ट में पैरोल की अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 2 दिन की हिरासत पैरोल दी है। 11 और 13 फरवरी के लिए मिली है पैरोल देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी। मीडिया से बातचीत करने की अनुमति नहीं होगी। आतंकवादी गतिविधियों को लेकर एनआईए ने राशिद को बनाया था मणिपुर में जो बीरेन सिंह का इस्तीफा हुआ है वो उनकी कोई मृत आत्मा जागी नहीं है। ये बहुत सोचा समझा और मजबूरी में लिया हुआ फैसला है। मणिपुर की कल से असेंबली सेशन शुरू होने वाला था और वहां पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था जो वो शर्तिया हर कीमत पर हारते, क्योंकि उनका अपनी पार्टी तक में जबरदस्त विरोध है। ये पहली बात। दूसरी बात, जो 9 एमएलए 5 जदयू से और 4 एमपीपी से वो लाए थे वो भी डिस्क्वालीफाई होने की कगार पर खड़े थे। तीसरी बात, एक बड़ी जरूरी बात है कि कल से जब से सेशन शुरू होने वाला है, अब क्या होगा? क्या उनको केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बनाकर फिर बाद में चुपचाप से चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा? क्या कि सोची समझी साजिश है? इन सवालों का जवाब अभी हमें नहीं मिला है। एक बात और यहां गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को सीएफएसएल को यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो 1 महीने के अंदर सीलबद्ध लिफाफे में जो कथित तौर पर बीरेन सिंह की एक ऑडियो क्लिप है जिसमें वो दम भर रहे हैं मणिपुर में हिंसा फैलाने का, उसकी जांच उनको सौंपे। लेकिन मैं अभी भी मानती हूं कि मणिपुर को जलते हुए लगभग 2 साल हो गए और मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, अमित शाह ने किया है। और अमेरिका घूमने जा रहे हैं, उनको विदेश घूमने का टाइम है। वो जलते हुए मणिपुर नहीं गए। वो मणिपुर जहां पर 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए, 50,000 आज भी रिलीफ कैंप में, हजारों लोगों की मौत हो गई, सड़कों पर बम गोले चलते रहे, गोलियां चलती रही, औरतों के साथ वो हैवानियत हुई कि इंसान कांप उठे। उस मणिपुर के हालातों के जिम्मेदार, वो उस हैवानियत के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी खुद हैं, हमारा अपना मानना है। और ये एक असलियत है कि आज का जो इस्तीफा है, मजबूरी में ही दिया इस्तीफा, वो इस बात का सबूत है कि मणिपुर के हालात बहुत खराब हैं। इन हालातों से कुंभ से तस्वीरें आ रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संगम स्नान के लिए वहां पर पहुंची हैं। इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उनके साथ यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि देखिए साइबेरियाई पक्षी जो है वो यहाँ पर आते हैं, जिनको आप देख रहे होंगे, और उन्हीं को दाना डालते हुए योगी आदित्यनाथ इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उनके साथ द्रौपदी मुर्मू भी पक्षियों को दाना डालते हुए। अब उनको आज कुंभ स्नान करना है। उनकी तैयारी के लिए लगातार मुख्यमंत्री भी नजर बनाए हुए थे और खुद उनके आगमन पर मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे। राज्यपाल आनंदीबेन भी वहां पर मौजूद हैं, द्रौपदी मुर्मू भी हैं संगम में स्नान करने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री अखिलेश यादव, तमाम नेता संगम में डुबकी लगा चुके हैं। जगदीप धनखड़ भी पहुंचे थे। द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति पहुंची हैं और यहां अब से थोड़ी देर में वो संगम स्नान करेंगी। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। एक तरफ तो ये वीआईपी जो है वो स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आम लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि लंबा लंबा जाम लोगों को दिख रहा है। गाड़ियों की रफ्तार जो है वो थम गई है। कई जगहों पर 4 किलोमीटर 11 किलोमीटर तक का जाम जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है। इसके अलावा लोग अपनी गाड़ी छोड़कर ही प्रयागराज की तरफ आगे बढ़ने को मजबूर है। लेकिन पहले भी चुनौतियां थी। जब आप गाड़ी प्रॉपर चल रही थी तब भी आपको कम से कम 5 से 7 किलोमीटर चलना होता था। लेकिन अगर अब आप जाम में हैं और पहले गाड़ी छोड़कर चले आते हैं तो वो जो रास्ता है वो और लंबा हो जा रहा है। लोगों को 15-20 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। लेकिन इन सारी तस्वीरों पर प्रशासन नजर बनाए हुए है, सारे इंतजाम कर रही है, लेकिन नाकाफी से ही दिख रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु उमड़ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और जब आस्था की डुबकी का सवाल है तो खुद देखिए महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त पहुंची हैं। संगम में उनका स्नान होना है। योगी आदित्यनाथ को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। 144 साल के बाद ये महाकुंभ आया है और ऐसे में हर आम हर खास आस्था की डुबकी लगा लेना चाहता है। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है?
देखिए, महामहिम द्रौपदी मुर्मू आज जिस तरह के प्रयाग पहुंची है, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर है मौजूद और संगम में डुबकी लगाने के लिए टीम का काफिला गया, उसके बाद वहां पर पहुंची है। तो बेंगलुरु में शुरू हुए एरो इंडिया के दौरान पहली बार डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के लिए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका, जो कि भविष्य का स्टेल्थ फाइटर होगा, उसको रखा गया है। पूरा लड़ाकू विमान हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और अब इसकी खासियत की बात कर लेते हैं, खासतौर से वेपन सिस्टम की, क्योंकि ये देश का भारतीय सेना का पहला स्टेल्थ फाइटर होगा। इसमें हथियारों की बात की जाए तो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की बात की जा रही है, एयर टू एयर मिसाइल की बात की जा रही है, एयर टू सरफेस स्ट्राइक वेपन की बात की जा रही है। स्टैंड ऑफ वेपन्स के साथ लेजर डेजिग्नेट पॉड भी इस पर होगा। और क्योंकि भारतीय वायुसेना की अगर चुनौतियों को देखें तो जिस तरह से चीन लगातार स्टेल्थ फाइटर तैयार कर रहा है, ऐसे में भारतीय वायुसेना को एक ऐसे ही स्टेल्थ फाइटर की जरूरत है। और बाकी देशों को देखें, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों को देखें तो बहुत समय पहले इस तरह के स्टेल्थ फाइटर तैयार कर चुके हैं और इसीलिए भारतीय वायुसेना को लगातार इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। पिछले कुछ समय से डीआरडीओ उस पर काम कर रहा था और अब पहली बार यहाँ बेंगलुरु एरो इंडिया शो के दौरान डीआरडीओ ने पूरा लड़ाकू विमान यहाँ पर रखा है। आने वाले दिनों में इसके ट्रायल शुरू होंगे और उसके बाद एक समय सीमा के अंदर ये भारतीय वायुसेना का हिस्सा होगा। कैमरामैन जायसवाल के साथ जितने ही आज तक डिजिटल पर इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस की रेलवे इकाई ने किया भंडाफोड़। अंतर्राज्यीय बाल तस्करी रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। 2 शिशुओं को सुरक्षित बचाया गया। गिरोह निसंतान दंपतियों को मुहैया कराता था बच्चा। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने आज तक से बातचीत में कहा कि अगर कांग्रेस और आम आदमी मिलकर चुनाव लड़ती है तो दिल्ली में आपकी सरकार बन सकती थी, लेकिन दिल्ली के नतीजे के बाद जरूरी है कि इंडिया गठबंधन की शक्ल साफ हो। इंडिया गठबंधन को समीक्षा करनी चाहिए कि हार के कारण क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हमारी समझ में कमी रही है। हरियाणा में अगर चुनावी समझौता हो जाता और हरियाणा में कांग्रेस को सीटें आम आदमी पार्टी को दे देती और फिर दिल्ली में अगर जो चुनाव हुआ है, मुझे लगता है ऐसा था कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का समझौता जरूर हो जाता। अगर आप पूरे चुनाव का विश्लेषण करें तो ये पाएंगे कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता हो जाता है तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती। कहीं कमी रही है। मैं समझता हूं हमने जो गलतियां की उसकी समीक्षा होनी चाहिए और भविष्य में इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस आशय का प्रयास हमें करना चाहिए। आप लोग कांग्रेस को अपनी राजनीति में कुछ बदलाव करने की जरूरत है? नहीं, मैं कांग्रेस की राजनीतिक बदलाव की बात नहीं करना चाहता, लेकिन इंडिया गठबंधन की जो शक्ल है वो शक्ल ठीक बननी चाहिए। इंडिया गठबंधन का समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए, उसकी शक्ल ठीक होनी चाहिए, उसके ऑफिस बियर होने चाहिए। कुल मिलाकर के आपको ख्याल होगा कि जब एनडीए हमारे देश में बना था वाजपेयी जी के जमाने में तो उसके कन्वीनर जॉर्ज फर्नांडिस थे, बाद में शरद यादव हो गई। तो दिखाई देना चाहिए कि एनडीए की शक्ल ये, इंडिया गठबंधन की शक्ल ये है और निश्चित रूप से सबको विश्वास में लेकर के उसकी नियमित बैठकें होनी चाहिए और एक नई समझ हमें पैदा करनी चाहिए। तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पार्टी ने सरकार बनाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। हालांकि दिल्ली का सीएम कौन होगा इस पर अब तक फैसला नहीं हो पाया है। पार्टी में मंथन जारी है। एक दिन पहले ही जेपी नड्डा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दूसरी ओर अहम बैठक कल शाम को बीजेपी दफ्तर में हुई। वहां सभी नवनिर्वाचित विधायक और दिल्ली के सांसद वीरेंद्र सचदेवा की मीटिंग में पहुंचे। तीसरी बड़ी बात यह कि वीरेंद्र सचदेवा ने कल एलजी को चिट्ठी लिखी और मिलने के लिए वक्त मांगा।
कल केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा भी एलजी से मिले। उनके साथ अरविंदर सिंह लवली, कैलाश गहलोत ने भी मुलाकात की। ये शपथ ग्रहण से पहले की हलचल है। सूत्रों के हवाले से खबर कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश दौरे से वापसी के बाद दिल्ली में शपथ ग्रहण होगा। 13 फरवरी तक प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर है। क्या कुछ रणनीति आगे की? रणनीति साफ है, काम करना है। एक बड़ी खबर इस समय आ रही है और ये खबर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी हथियार बरामद हुए हैं और भारी संख्या में सुरक्षा बलों ने ये हथियार बरामद किए हैं और इन हथियारों में ऑटोमेटिक राइफल्स हैं, ग्रेनेड्स, गोला बारूद, 2 AK-47 राइफल भी मिली हैं। अशरफ वानी हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है। अशरफ, बताइए किस तरह का ऑपरेशन था, कैसे ये सफलता सुरक्षा बलों को मिली? सईद, ये पहला मौका नहीं है। अगर हम इसी महीने की बात करें, जनवरी के दौरान 3 ऐसे ठिकाने सुरक्षा बलों और सेना को नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में मिले जहां पर भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद जो है सुरक्षा बलों को मिला है। दरअसल ये खुफिया जानकारियां होती हैं सुरक्षा बलों के पास कि किस तरह से जो है पाकिस्तान से स्मगल हो रहे हैं हथियार आतंकवादियों के लिए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि यहां तक कि पंजाब में भी। आज का जो ऑपरेशन था ये नियंत्रण रेखा से सटे करना, यानी जो टंगडार का इलाका है वहां पर साझा तौर पर सेना और पुलिस की तरफ से चल रहा था, जहां पर तलाशी अभियान के दौरान ये जो असला है इसका जखीरा मिला है सेना को, जिसमें 2 AK-47 राइफलें हैं, उनके साथ 2 मैगजीन और कुछ राउंड्स भी जो हैं सेना को मिले हैं। सेना और सुरक्षा बलों ठीक है अशरफ, हम दोबारा आपके पास आएंगे, रोक रहे हैं आपको। अशरफ वानी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद अब इंडिया अलायंस में सर फुटअव्वल शुरू हो गया है। हमारे साथ नाना पटोले साहब हैं, उनसे ही बात करते हैं। नाना साहब, और लड़ो आपस में। आपके पार्टनर ही बता रहे हैं कि कांग्रेस ने हरा दिया आम आदमी पार्टी को। खूब आप लोग को ताने कसे जा रहे हैं। उनको पूछो कि महाराष्ट्र में कैसे हारे, उसका जवाब वो देंगे नहीं। जो हम लोग बात उठा रहे हैं उस बात कैसे हारे, उनकी वजह से हारे? नहीं, हमने थोड़ी बोला है। जो संस्थाएं जो बीजेपी ने कब्जा करके रखी है, और जिस आधार पर ये संस्थाओं के आधार पर जो बीजेपी लोगों के वोटों के ऊपर डाका डालकर वोट कैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका पूरा एक विस्तृत भूमिका राहुल जी ने पार्लियामेंट में रखी। चुनाव आयोग जवाब देने की जगह बीजेपी जवाब दे रही है। नाना साहब, मेरी बात समझ लो। हम थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरी बात समझ लो। तो फिर चुनाव आयोग कहता है कि हमारे पास अब रिकॉर्ड ही नहीं है, अब डाटा ही खत्म हो गया है। तो चुनाव आयोग जिस तरह से ये पाप छुपा रही है, किसके इशारे पे छुपा रही है? लड़ाई तो वो है। लोग आज कांग्रेस को और कांग्रेस के अलायंस को जिताना चाहती है और महाराष्ट्र में उसी तरह का रिजल्ट आने वाला था। लेकिन जिस तरह से ये सब वोटों के ऊपर ढाका डालने का काम जो बीजेपी ने किया है, वो लड़ाई करना चाहिए। और वो हमारा अलायंस अगर उनको बहुत ज्यादा तकलीफ है तो उनका इश्यू में उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, समय के साथ बात करें। आपके पार्टनर है, सामने में पूरा लिख रहे हैं लेख कि कांग्रेस जो है अगर ऐसी लड़ाई करनी है तो पार्टनर क्यों बनती है? तो कई बार उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। बार बार स्टेटमेंट क्या देने की जरूरत है उनको? क्यों बार बार उसी बात को उकरा रहे हैं? मैं उनके ऊपर ज्यादा प्रतिक्रिया देना चाहता, समय के साथ प्रतिक्रिया देंगे। एक और मसला था, रणवीर अलाहाबादिया पर FIR रजिस्टर हुई है, जिस तरह से उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है। क्या आप कहेंगे, यूट्यूबर थे, काफी ज्यादा लोकप्रिय माने जाते थे, और इस तरह की टिप्पणी करना? आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार के मुजफ्फरपुर में व्हाट्सएप पर निकाह का मामला। 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं लड़का और लड़की, मैसेज में शादी का दावा कर साथ रहने की जिद। परिवार ने लड़के और लड़की की शादी मानने से इनकार कर दिया है।
पुलिस से परिवार ने दोनों को समझाने की गुहार लगाई है। परिवार के नहीं मानने पर युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर एक लड़का और लड़की ने व्हाट्सएप पर निकाह कर लिया। 12वीं की परीक्षा फिलहाल दे रहे हैं लड़का और लड़की। मैसेज में शादी का दावा कर साथ रहने की दोनों ने जिद कर दी। परिवार ने लड़के और लड़की की शादी नहीं मानी और परिवार ने पुलिस से दोनों को समझाने की गुहार लगाई है। अर्बन एयर मोबिलिटी 2025 में मैं हूं और बहुत तरह के ड्रोन्स देखे हमने। और ड्रोन सुनते ही मन में आपके जो आता है वो कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो उड़ रहा है, यूएवी जिसे कहते हैं हम। बट यहाँ जो मैंने देखा, बड़े बड़े ड्रोन्स के प्रोटोटाइप रखे हुए हैं जो 1 टन तक का पेलोड उठा सकते हैं। यानी कार को उठा करके उसमें 4 लोग भी हों तो भी ड्रोन एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा सकता है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो इस पे काम कर रही हैं। कुछ लिमिटेड कंपनीज भी हैं इसमें और कुछ कंपनीज हैं जो शुरू कर रही हैं, इनिशियल स्टार्ट ले रही हैं। ब्लूजे नाम की एक कंपनी है जिन्होंने विटॉल तैयार किया है बेसिकली, जो वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर सकता है। और एक सी हॉर्स नाम की कंपनी है जिन्होंने वाटर पे लैंडिंग का पूरा सिस्टम बना रखा है, जिससे इनका जो ड्रोन है पानी पे लैंड कर सकता है। बट ये अभी प्रोटोटाइप स्टेज में है। ब्लूजे जिसकी मैं बात कर रहा था, उन्होंने बेसिकली यहाँ पर अपना जो डेमो है उसे प्रेजेंट किया। अब उसे देख करके ये लगता है कि इन फ्यूचर फ्लाइंग टैक्सी क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि रिमोट से अगर आप इतने बड़े ड्रोन को ऑपरेट कर सकते हो। इनफैक्ट इनका जो ड्रोन है वो ऑटोनोमस भी उड़ सकता है। आप उस पर फ्लाइट पाथ सेट कर सकते हैं, फिर उसके बाद वो ड्रोन उड़ सकता है। इन्होंने यहाँ तक क्लेम किया कि 3 से 400 किलोमीटर तक इनका ड्रोन जा सकता है। आप एक बार चार्ज करके सोचिए 300-400 किलोमीटर, क्योंकि नॉर्मल जो ड्रोन होते हैं DJI या फिर दूसरे ड्रोन्स होते हैं वो 5-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, उससे ज़्यादा इनकी रेंज नहीं होती। और जो एयरपेस नाम की कंपनी है, महाराष्ट्र की कंपनी है, उन्होंने बताया कि वो 1 टन से ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी वाले ड्रोन्स तैयार कर रहे हैं, जिसका प्रोटोटाइप या फिर जिसकी टेस्टिंग ये लगातार कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि हाइड्रोजन बेस्ड ड्रोन्स होंगे जिनके लिए डॉक सिस्टम बना हुआ होगा, उसे डॉक पे लैंड करेंगे एंड देन वो चार्ज हो जाएगा, फिर वहां से टेक ऑफ किया जा सकता है। और दूसरे ड्रोन्स हैं जो खेती में यूज किए जाते हैं किसानों के द्वारा, फार्मर्स इसे यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स डालने के लिए। अब वो काफी इजी टू यूज ड्रोन्स हैं जिसमें 200 से 300 किलो का आप पेलोड उठा सकते हैं इरिगेशन के लिए या फिर पेस्टिसाइड को छिड़कने के लिए खेतों में। उस तरह के ड्रोन्स काफी इंडिया में यूज होते हैं। बट हमेशा एक क्वेश्चन रहता है ड्रोन्स को लेकर के, इंडिया में कितना रोबस्ट सिस्टम बना हुआ है। तो कई सारे जो फाउंडर्स हैं आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। शो में अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप है। इन्फ्लुएंसर कॉमेडियन समय रैना पर भी आरोप है। मुंबई पुलिस कमिश्नर और महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई है। शो इंडिया गॉट टैलेंट के आयोजकों के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया गया है। सभी आरोपियों पर कड़े एक्शन की मांग की गई है। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। शो में अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप है। Honorable Chairman, thank you for giving me this opportunity to speak. The National Food Security Act, NFSA, introduced by the UPA government in September 2013, was a landmark initiative aimed at ensuring food and nutritional security for the country's 140 crore population. This legislation played a crucial role in protecting millions of vulnerable households from starvation, particularly during the COVID-19 crisis. It is this act that provided the basis for the Pradhan Mantri Garib
Kalyan Anna Yojana. Under the NFSA, 75% of the rural population and 50% of the urban population are entitled to receive subsidized food grains. However, the quota for the beneficiaries is still determined based on the 2011 census, which is now well over a decade old. For the first time in independent history, the decennial census has been delayed by more than 4 years. Originally scheduled for 2021, there is still no clarity on when the census will be conducted. The budget allocations reveal that the updated census is unlikely to be conducted this year as well. Around 14 crore eligible Indians are thus being deprived of their rightful benefits under the NFSA. It is imperative, sir, that the government prioritizes the completion of the census. एरो इंडिया में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है रूस का Su-57E 5th जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, जो आप इस वक्त हमारे पीछे देख सकते हैं। और पहली बार बेंगलुरु में होने वाले एरो इंडिया में शामिल होने के लिए रूस से ये Su-57 आया है। अगर हम बात करें इसकी क्षमताओं की तो ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, 5th जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, यानी तमाम तरह की युद्ध की ज़रूरतों के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके साथ जो तमाम इंटीग्रेशंस है, यानी कि जो वेपन सिस्टम्स, जो मिसाइल्स इसके साथ, जो बॉम्ब्स इसके साथ लगाए जा सकते हैं, उनको भी यहाँ पर स्टैटिक डिस्प्ले में रखा गया है। भारत और रूस के बीच डिफेंस टाइज को अगर देखें तो वो कई दशकों से बेहद मजबूत हैं और आगे भी कई डील्स को लेकर चर्चा की जा सकती है। Su-57 जो 5th जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, उसे लेकर संभावनाएं तलाश की जा रही हैं रूस द्वारा भारत में। और सिर्फ रूस ही नहीं, अमेरिका ने अपना F-35 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भारत भेजा है एरो इंडिया के लिए। और ये दोनों ही फाइटर्स एक साथ आसमान में उड़ान भरेंगे, यानी दोनों अपना दमखम दिखाएंगे। इनके बीच जो टक्कर है वो यहाँ पर मुकाबले की है कि कौन बेहतर साबित हो सकता है। और भारत के अलग अलग फाइटर्स भी यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। ये जो स्टैटिक डिस्प्ले है ये लगातार एरो इंडिया में बेंगलुरु में जारी रहेगा, ताकि जो लोग हैं, जो एविएशन एक्सपर्ट्स, एंथुजियास्ट, डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसे देख सकें। और 900 से ज्यादा एग्जिबिट्स इस बार एरो इंडिया में आए हुए हैं। 150 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, तमाम जहाज यहाँ पर हैं, लगातार डिस्प्लेज यहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है Su-57E, जो रूस से भारत आया है। यानी रूस भारत में अपनी संभावनाएं तलाश रहा है एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए, और जल्द हो सकता है कि भारत इस पर विचार करे। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ शिवानी। पॉडकास्ट पर वो टेलीकास्ट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, विच इज वेरी ऑफेंसिव एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति, इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पॉडकास्ट पर वो टेलीकास्ट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, विच इज वेरी ऑफेंसिव एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है।
मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आदेश जारी किए हैं कि रीवा में प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ है। डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धालुओं को हर तरह से मदद करने के प्रशासन से कहा है और आदेश प्रशासन को दे दिए हैं। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने डॉक्टर मोहन यादव से बात की। मौजूद है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। प्रयागराज जो भीड़ पहुंच रही है उसे ले करके आप काफी ज्यादा चिंतित हैं। जो हालात बने उसके बाद आपने अपील भी की है लोगों से संयम रखने की। मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि प्रयागराज में चूंकि अत्यधिक भीड़ है, ऐसे में बाय रोड जाने वालों के लिए बड़े कष्ट हैं। मुझे बताया गया कि लगभग 21 किलोमीटर का जाम हमारे रीवा के अंदर लगा हुआ है। ऐसे में जो यात्री रुके हैं उनकी व्यवस्था करने के निर्देश हमने दिए हैं और एक निवेदन है कि आने वाले यात्री आए जरूर, लेकिन ये सब चीज़ विचार करके आए कि रास्ते में कब कितना रुकना पड़ेगा, कितना समय देना पड़ेगा, और बेहतर ये होगा कि वो सारा विचार करके ही आगे बढ़े। भाजपा के कार्यकर्ता भी जो हैं अब मैदान पे पहुंच गए हैं और अलग अलग जगहों पे उन्होंने यात्रियों के लिए सुविधाएं जुटानी शुरू कर दी है। ये सही है कि हमने अपने सरकारी स्तर पे भी भोजन, पानी, चाय, रुकने के आराम की व्यवस्था, और गैर सरकारी स्तर पे भी बड़े पैमाने पे लोग जुटे हैं। भाजपा के भी सारी इकाई के लोगों को बताया गया है, हमारी सेवा भारती संघ के सारे लोग, और इस अवसर पर सारी सरकारी और गैर सरकारी सभी संस्थाएं काम पे लगी है, क्योंकि ये तो हम सबके लिए चुनौती का समय है। हमारे यहाँ से कोई धार्मिक यात्रा पे लोग जा रहे हैं, ऐसे में उनको कोई असुविधा हो रही तो मदद करना ये मानवीय दायित्व भी है। और मुझे इस बात का संतोष है कि इन प्रबंधनों को भरोसे से यात्रा के प्रति लोगों की आस्था भी बढ़ती है। और हमने उत्तर प्रदेश सरकार के संपर्क में भी है, जैसे जाम खुलता तो हम यथायोग्य प्रकार से लोगों को निकालते भी। अभी स्थिति काफी तेजी से सामान्य भी हो रही है। आप सरकार की जो लगातार यूपी से बात, हमने यूपी सरकार से तालमेल बनाया हुआ है। आने और जाने के मार्ग में जितना बेहतर से बेहतर प्रबंधन हो सकता है हम लगातार कर रहे हैं और निगाह भी रख रहे हैं, ताकि कोई किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। प्रयागराज जो भीड़ पहुंच रही है उसे ले करके आप काफी ज्यादा चिंतित हैं। जो हालात बने उसके बाद आपने अपील भी की है लोगों से संयम रखने की। मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि प्रयागराज में चूंकि अत्यधिक भीड़ है, ऐसे में बाय रोड जाने वालों के लिए बड़े कष्ट हैं। मुझे बताया गया कि लगभग 21 किलोमीटर का जाम हमारे रीवा के अंदर लगा हुआ है। ऐसे में जो यात्री रुके हैं उनकी व्यवस्था करने के निर्देश हमने दिए हैं और एक निवेदन है कि आने वाले यात्री आए जरूर, लेकिन ये सब चीज़ विचार करके आए कि रास्ते में कब कितना रुकना पड़ेगा, कितना समय देना पड़ेगा, और बेहतर ये होगा कि वो सारा विचार करके ही आगे बढ़े। भाजपा के कार्यकर्ता भी जो हैं अब मैदान पे पहुंच गए हैं और अलग अलग जगहों पे उन्होंने यात्रियों के लिए सुविधाएं जुटानी शुरू कर दी है। ये सही है कि हमने अपने सरकारी स्तर पे भी भोजन, पानी, चाय, रुकने के आराम की व्यवस्था, और गैर सरकारी स्तर पे भी बड़े पैमाने पे लोग जुटे हैं। भाजपा के भी सारी इकाई के लोगों को बताया गया है, हमारी सेवा भारती संघ के सारे लोग, और इस अवसर पर सारी सरकारी और गैर सरकारी सभी संस्थाएं काम पे लगी है, क्योंकि ये तो हम सबके लिए चुनौती का समय है। हमारे यहाँ से कोई धार्मिक यात्रा पे लोग जा रहे हैं, ऐसे में उनको कोई असुविधा हो रही तो मदद करना ये मानवीय दायित्व भी है। और मुझे इस बात का संतोष है कि इन प्रबंधनों को भरोसे से यात्रा के प्रति लोगों की आस्था भी बढ़ती है। और हमने उत्तर प्रदेश सरकार के संपर्क में भी है, जैसे जाम खुलता तो हम यथायोग्य प्रकार से लोगों को निकालते भी। अभी स्थिति काफी तेजी से सामान्य भी हो रही है। आप सरकार की जो लगातार यूपी से बात, हमने यूपी सरकार से तालमेल बनाया हुआ है। आने और जाने के मार्ग में जितना बेहतर से बेहतर प्रबंधन हो सकता है हम लगातार कर रहे हैं और निगाह भी रख रहे हैं,
ताकि किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने आज तक से खास बातचीत की है। कुंभ में जो भीड़ पहुंच रही है उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं जो मध्य प्रदेश की तरफ से की गई है उस पर बातचीत की है आज तक से खास मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, और अपील की है लोगों से कि अभी कुंभ में पहुंचने से पहले वो थोड़ा संयम रखे, हालात सामान्य हो तभी वो कुंभ जाने की योजना बनाए। कैमरामैन प्रतीक। हम बात करेंगे जो प्रश्न आपके हमारे हम सब के मन में इस समय राजधानी दिल्ली को लेकर है, आखिर कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर दिल्ली के सीएम को लेकर आ रही है, तो विधायकों में से एक को ही बनाएंगे सीएम, बाहर से नहीं आएगा कोई। महिला विधायक को भी बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री, ये बड़ी खबर है। महिला चेहरा, और इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। सोशल इंजीनियरिंग की बात भी हो रही है और इस लिहाज से पार्टी एक उप मुख्यमंत्री भी राजधानी दिल्ली में बना सकती है। मंत्रिमंडल में महिलाओं और दलितों का अच्छा प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि यह बड़ी तरह से कहा जा रहा है कि महिला, दलित, सिख चेहरा, खबर यह भी आ रही है कि एक महिला चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होगा, सिख चेहरा भी दिल्ली में महत्वपूर्ण होगा। डिप्टी सीएम के रूप में कई तरह की इस तरह की बातें इस समय सामने आ रही हैं। मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, महिला विधायक हो सकती है मुख्यमंत्री, कौन कौन से नाम इस समय सामने आ रहे हैं सीएम, डिप्टी सीएम के लिए? देखिए, बिल्कुल महिला विधायक को भी मुख्यमंत्री बनाने से इनकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। 4 महिलाएं जो है गौरव वो चुनाव जीती हैं, जिनमें रेखा गुप्ता हैं, उनके साथ साथ जो है शिखा रॉय हैं, पूनम शर्मा हैं और निर्मल पहलवान हैं। तो कहीं ना कहीं इन चारों महिलाओं की भी लॉटरी लग सकती है। अगर महिला मुख्यमंत्री बनती है तो इन 4 में से भी होगा। और बीजेपी जो है वो अपने समीकरणों को ध्यान में रखते हुए एक उप मुख्यमंत्री बनाने पर भी विचार कर रही है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि दलित और महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो मंत्रिमंडल में जरूर दिखाई दे, ज्यादा से ज्यादा। जो उप मुख्यमंत्री बनाने की भी बात आ रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ये भी चाहती है कि इसका सही संदेश जाए। पंजाब और सिख दोनों रिप्रेजेंटेशन की बात भी सामने आ रही है हिमांशु। देखिए, बिल्कुल जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा। दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी में हड़कंप क्यों है, इसकी एक वजह पंजाब में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा की बातों से आप समझ सकते हैं। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया कि भगवंत मान गृह मंत्रालय और गृह मंत्री के संपर्क में कई मुद्दों की वजह से है। वैसे पार्टी को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल पंजाब से खुद चुनाव लड़कर सीएम बनना चाहते हैं। यह भी बात कही जा रही है कि 20 से 30 आम आदमी पार्टी के विधायक तो कांग्रेस पार्टी के भी संपर्क में है। One thing is for sure, Bhagwant is already in touch with the Ministry of Home Affairs for long. For what? And I've been seeing, just see, there's already a battle between Punjab AAP and Delhi AAP. See, recently, just 2 or 3 days earlier, the AAP president, Aman Arora, said that it's not necessary in a state like Punjab that only a Sikh should be the chief minister. You understand? Okay. So I feel that Kejriwal had already had this kind of inclination coming that they won't be able to make it in Delhi. And they are already pitching for Kejriwal to land up in Punjab. Because one of our MLAs has recently committed suicide. He's died, and that seat is vacant from Ludhiana, Gurpreet Singh Gogis. And I think so, primarily, Aman Arora was made to say this 2 or 3 days earlier to the Tribune paper. कल की बैठक जो हुई है
रजौरी गार्डन से भारतीय जनता पार्टी के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने दावा किया है कि भगवंत मान को हटाकर अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इसी मकसद से कल की बैठक बुलाई गई है। ऐसा कहना है मनजिंदर सिंह सिरसा का। तो आपने सुना, क्या कहना है कांग्रेस पार्टी का, क्या कहना है बीजेपी का, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कल पंजाब के एमएलओ की बैठक दिल्ली में बुलाई है। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर, उन्होंने औरतों का 1000 रुपया देने का वादा पूरा नहीं किया, पंजाब में नशा नहीं वो रोक पा रहे, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर हालात खराब हो गए हैं, ये कहकर भगवंत मान जी को हटाना चाहते हैं और खुद अपने एमएलओ से ये कहलाकर कि अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी, इनको मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहता हूं, ये पंजाब है, कभी गलती से ऐसा सपना भी मत देखना। पंजाब के लोग किसी सूरत में इस चीज को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और आपको बनने भी नहीं देंगे। वैसे पंजाब से कांग्रेस के विधायक परगट सिंह ने भगवंत मान को महज मुखौटा बताया है। सिरसा की ही तरह उन्होंने भी कहा कि किसी में दम नहीं है कि दिल्ली से आकर वो पंजाब को चला ले। सुनिए। नहीं, भगवंत मान तो पहले मुख्यमंत्री नहीं है, वो तो पहले ही कंट्रोल्ड मुख्यमंत्री है और जो सिर्फ जिसका मुखौटा पंजाब के सामने है, लेकिन पीछे से कंट्रोल तो दिल्ली का ही है। और दिल्ली सीधे आके भी देख ले कि अगर हाँ भी उन्होंने यहाँ मुख्यमंत्री बनना है, क्योंकि यहाँ पंजाब के जो 92 या जितने भी इनके अभी तो मेरे ख्याल 95-96 एमएलए हो गए हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि इनमें किसी में भी इतना दम है कि इनमें से कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए। और तो आपने भारतीय जनता पार्टी का बयान सुना, आपने कांग्रेस पार्टी का बयान सुना, और प्रताप सिंह बाजवा तो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, नेता विपक्ष है, उनका यह कहना। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान अब हम अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने टैक्स में 12 लाख रुपए तक की छूट का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर जीरो को लेकर कटाक्ष किया है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस लगातार तीसरी बार 0 सीट लेकर जीती है। इस पर क्या कहना है अनुराग ठाकुर का, सुनिए। राहुल जी, 0 चेक कर लीजिए, 1 0 और भी। अच्छा, सुप्रिया जी नहीं दिखाता, चलो, सुप्रिया जी ने कहा मैं नहीं दिखाता। ये कांग्रेस की सीटों की बात नहीं है, मैंने छोड़ दिया सुप्रिया जी। सुप्रिया जी, वो रेफरेंस सुप्रिया जी, अगर आपको लगता है कि हमने मध्यम वर्ग के लिए 0% टैक्स किया है 12 लाख तक, अगर आपको लगता है दर्द हुआ है, आपको इससे खुशी नहीं है, तो आपकी खुशी से ज्यादा हमें देश के करोड़ों मध्य वर्ग के चेहरे पे खुशी दिखती है, क्योंकि ये देश के विकास में एक बड़ा योगदान देने वाली। ये 0 गिनने की बात आप उनको मत एड्रेस करिए, आप इधर एड्रेस। माननीय सभापति जी, ये 0 चेक करने की बात मैंने राहुल गांधी जी से की, और वो आपने रेफरेंस दिया है, और मैंने रेफरेंस दिया है। समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके की स्थिति प्रयागराज में इस वक्त बनी हुई है, चारों तरफ से सड़कें बंद हैं, ऐसे में आप उसको किस तरीके से देख रहे हो? क्या प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से वहां पर कैसे दिखाई पड़ रही है? पूरी तरह से ध्वस्त है और सरकार जान के ट्रैफिक व्यवस्था को खराब किए हुए है। ऐसा नहीं था कि वो ट्रैफिक की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकती थी, जान के कि कुंभ में इतने लोग आए उतने लोग आए। मैंने पता किया कि मेला के अंदर तो वो भी दिक्कतें नहीं है, कुंभ के जो एरिया इलाका है, संगम का इलाका, वहां इतनी दिक्कतें नहीं है, लेकिन जान के चारों तरफ से ट्रैफिक जाम करा रखा है। सरकार की टोटल बदइंतजामी है। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भीड़ इतनी ज्यादा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन तमाम इलाकों से आ रही, इस वजह से इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है, उसको लेकर के मैनेजमेंट कह रही थी कि हमने 100 करोड़ का इंतजाम किया है। सरकार ही कह रही थी 100 करोड़ का इंतजाम किया है, लोगों के लिए व्यवस्था दी है। तो अगर 100 करोड़ की व्यवस्था दी है तो आज अव्यवस्था क्यों? इन सबके पीछे किसको जिम्मेदार आप मान? सरकार की अव्यवस्था को, सरकार की नाकामी को, सरकार की कोई दूरदृष्टि नहीं, सरकार का इतने बड़े आयोजन के लिए जो ठोस
कदम उठाने चाहिए थे जमीन पर, वो नहीं उठाए। बिल्कुल। जितेंद्र सिंह, दिल्ली। एक बड़ी खबर आ रही है, फिल्म अभिनेत्री से महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। ममता कुलकर्णी ने घोषणा यह की है कि उन्होंने किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से त्यागपत्र दे दिया है। क्या कहना है उनका, सुनिए। ये दिया गया था तो मैंने बोला ठीक है, एक प्रकार का एक सर्टिफिकेट होता है कि आज के बाद में जो आएंगे उनको मैं अपना ज्ञान दूंगी, लेकिन शायद वो देखेंगे आगे चल के इसका क्या होता है। इससे थोड़ी मैं अपने ध्यान समाधि और मेरा ये कम करूंगी। एनीवे, नमस्ते। बस ये कहने के लिए कि मैं इस पदवी से बाहर जा रही हूँ। जैक बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के इम्तिहान 11 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। 7 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इसमें अपीयर होंगे। लगभग 4,11,000 मैट्रिक इम्तिहान के लिए और 3,13,000 से ज्यादा इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए फ्री एंड फेयर एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे और उसके लिए जैक बोर्ड कमिटेड है, कन्विक्शन के साथ इस दिशा में काम भी हो रहा है। इस वक्त हम बालकृष्णा स्कूल में हैं। यहाँ भी तमाम तैयारियां की जा रही है एग्जाम को फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट करने के लिए। और जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं उन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा भी देखा है। आत्मविश्वास से लवरेज है और जाहिर तौर पे कॉन्फिडेंस लेवल उनका अब हाई है। पहले यहाँ की प्राचार्य से बात करते हैं कि किस तरह की तैयारियां, क्या एसओपी जो है वो होगा और कौन से इंस्ट्रक्शंस जो है जैक के तरफ से दिए गए हैं, कौन सा इंस्ट्रक्शंस जो है जैक के तरफ से दिया गया आप लोगों को, और क्या एसओपी जो है जिसको फॉलो किया जाएगा। क्या सीसीटीवी वगैरह भी लगाया जा रहा है? एक बेंच पे कितने बच्चों को बैठाया जाएगा? हाँ, मेरे यहाँ सीसीटीवी लगी हुई है और एक बेंच पे 2 बच्चे बैठेंगे। डिस्टेंस जो निर्धारित हम लोगों का जो इंस्ट्रक्शन है उसको अच्छे से फॉलो करना है। उसमें वही इंस्ट्रक्ट किया गया है, एक बेंच पे 2 बच्चे, ताकि कोई बच्चा ऐसा ना हो कि कहीं से भी अनफेयर मीन्स यूज कर पाए। और हम लोग सीसीटीवी लगाए हैं, पानी देख ही रहे हैं, शौचालय की व्यवस्था है और 200 मीटर के रेडियस में ये धारा 144 लागू रहता है। तो 200 मीटर के रेडियस में धारा 144। हाँ, उसका अनुपालन हम लोग कराएंगे कि कोई भी अनवांटेड व्यक्ति हमारे स्कूल में कैंपस में उस समय ना आए। बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह का है? बच्चे तो लगातार जो है कार्यक्रम भी अभी थोड़े नर्वस जरूर थे एग्जाम को लेके, लेकिन अभी प्रधानमंत्री महोदय का कार्यक्रम देखने के बाद बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं और बच्चों को बहुत अच्छा लगा और बच्चे बहुत ही प्रेरित हुए। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, बहुत फ्रूटफुल है हम लोगों के लिए। तो